आज मैंने एक ऐसी शख्सियत को दावत दी जिनसे गुफ्तगू करके मेरा दिल खुश हो गया। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने टीवी, रेडियो, थिएटर, फिल्म सब कुछ किया है। हाँ, पॉडकास्ट नहीं किया, शायद वो कर लें इस एपिसोड के बाद, लेकिन सब कुछ करने के बाद वो इस पॉडकास्ट पे आके अपने सारे एक्सपीरियंसेस के बारे में हमें बताएंगी। ये भी बताएंगी कि कौन सा टीवी चैनल बेहतर है, और ये भी बताएंगी कि टिकटॉकर बनने की सलाहियत और राज क्या है। स्टे ट्यून्ड फॉर सानिया सईद। मिस सानिया सईद, हाउ आर यू टुडे? I am very well, thank you. मैं सबसे पहले जो सवाल करना चाहता हूँ, मैं बड़ा सोच रहा था कि इतने सारे आई हैव सो मेनी क्वेश्चंस फॉर यू, क्योंकि आपके पास इतनी सारी बातें हैं करने को, राइट? और आप इतनी वोकल हैं इतने इतने डिफरेंट टॉपिक्स पे। मैंने कहा मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ? तो मेरा जो सवाल था वो इट गोज़ बैक इन टाइम, लिंकिंग योर इनिशियल करियर ऑफ थिएटर। ठीक है, क्या पाकिस्तान में या इवन दुनिया में तो फिर भी थोड़ा थिएटर अभी भी चल रहा है, क्या पाकिस्तान में थिएटर टिकटॉक की वजह से क्या ख़त्म हो गया है और आज का थिएटर जो है टिकटॉक है? मुझे नहीं लगता कि थिएटर कभी भी ख़त्म होगा। बहुत टेक्नोलॉजी आते और जाते थिएटर देख चुका है, और वो कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ल में ज़िंदा रहा है। टिकटॉक शायद थिएटर ना हो, लेकिन थिएटर का कुछ हिस्सा टिकटॉक पे जिंदा रहेगा। वो लोग जिनका कोई इंट्रोडक्शन नहीं है थिएटर के साथ, अगर हम टिकटॉक को इस्तेमाल कर सकें थिएटर को आगे बढ़ाने के लिए, दिखाने के लिए, या उसकी झलक दिखाने के लिए, तो इट कैन स्टिल बी हेल्पफुल, बट इट्स नॉट गोइंग टू बी द सेम थिंग। टिकटॉक कैन नॉट बिकम थिएटर, क्योंकि थिएटर में एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसकी क्वालिटी तो अपनी जगह है, वो अच्छा होगा, बुरा होगा, उसका कंटेंट क्या होगा, वो परफॉर्मेंस क्या होगी, जगह क्या होगी, दैट इज बिसाइड्स द पॉइंट। इन सब को बालाए ताक रखते हुए सबसे अहम चीज़ जो थिएटर की है वो है कॉन्टैक्ट। एक स्पेस के अंदर एक इमोशन एक्सपीरियंस करने का एक्सपीरियंस, वो कहीं और किसी चीज़ में, सिनेमा में आपको फिर भी मिलता है, टेलीविज़न में भी थोड़ा बहुत, लेकिन ये जो सिनर्जी है ना बिटवीन द एक्टर एंड द ऑडियंस, जिसने कभी थिएटर में एक्टिंग नहीं की उसको इसको टेंजिबली समझाना बड़ा मुश्किल है। कि जो स्टेज पे खड़े होके जो इमोशनल या लेट्स से डिलीवरी देना है अपनी, जो आपकी स्क्रिप्ट की, वो ऑडियंस के साथ किस तरह कनेक्ट करे, बट वो चीज़ तो टिकटॉक पे भी होती है। Not really. If you've ever been inside a theater auditorium, एक तो ड्यूरेशन का बड़ा बिल्कुल फर्क है, बहुत बहुत मुख्तलिफ है। दूसरी चीज़ ये कि जो विलिंगनेस है ना ऑडियंस की, जैसे टिकटॉक है, जो भी सोशल क्या कहेंगे आप, सोशल मीडिया के जितने भी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं, इनमें मुझे लगता है कहीं कहीं तो आप बिल्कुल एक्सरसाइज करते हैं कि मैं क्या देखना चाहता हूँ, मैं कितना देखना चाहता हूँ मैं, मगर कहीं कहीं वो नहीं भी है आपके पास। वो तो एल्गोरिदम आपको वही सर्व करेगा, आपको जो दिखाएगा वो आप जो आप सर्च कर रहे हैं वो आपको दिखाता रहेगा, फिर उसमें और बहुत कुछ दिखाता रहेगा, आप देखते रहेंगे। कहीं ना कहीं वो आपसे वो जो आपकी अपनी डिसीजन मेकिंग है वो आपसे छीन लेता है। ऐसे ही है। बट सिनेमा और थिएटर में ये होता है कि एक पूरा प्रोसेस है ऑफ डिसाइडिंग टू गो टू वॉच समथिंग, willingly lend your imagination to it, suspension of disbelief, which is such an important thing, where I say, okay, I believe what you're saying, let's do this, show me, okay, take me where you're taking me. Social media में भी है, but somehow I feel they trick you into taking it away from you. They trick you into it. So in social media, it's interesting. Social media में suspension of disbelief नहीं है किसी हद तक, उसमें आपका अपना डिसीजन है या नहीं, राइट। अच्छा, ठीक है। जब मैं थिएटर देखने जाती हूँ, मुझे पता है आप मुझे एक कहानी सुनाएंगे जो शायद सच हो, शायद सच ना भी हो, शायद वो औकाफ की कहानी हो, शायद वो फलस्तीन की कहानी हो,
शायद वो स्पेस की कहानी हो, शायद वो किसी अदालत की कहानी हो, किसी केस की कहानी जो 1917 में हुआ था। मैं ये सब कुछ विलिंगली कबूल करती हूँ। ये एक फैसला करके आए हैं। मैं फैसला करके आई हूँ कि आप मुझे जो भी दिखाएंगे मैं देखने के लिए तैयार हूँ। और फिर होती है सारी कॉन्वर्सेशन। फिर आप घर जाके सोचते हैं कि यार ये बात सही थी या नहीं थी, पता नहीं। हालांकि आपको पता है कि मैं एक कहानी सुनकर आया हूँ, ये हो सकता है सच है, हो सकता है नहीं है, लेकिन आप फिर भी उसके बारे में सोचते हैं, आप उसके बारे में डिस्कस करते हैं, आप उसके बारे में बात करते हैं। इस सारे प्रोसेस में जो आपकी एजेंसी है ना, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। So I think ये जो point है, this only exists for theater and cinema because in those two आप physically अपने आप को उठा के एक जगह लेके जा रहे हैं और फिर वहाँ बैठ के 1, 1.5, 2, 4, 2.5 जितना भी है घंटे आप गुजार के and you're watching that content. With strangers. With people you do not know, with people who have different emotional levels. They receive emotion on different levels. Their sense of humor can be different. Their tendency to process tragedy can be different. It can be इतने varied factors के साथ बैठकर आप एक emotion experience करते हैं, और अगर वो अच्छा खेल है, अगर वो अच्छी तरह किया गया है, तो उसको सिनर्जाइज करता है। सब एकदम से हंस पड़ते हैं या सब एकदम से करते हैं, इमोशन को एक्सपीरियंस करते हैं। मसला इसमें इंसान की भी जरूरत नहीं है। मैंने ईरान का एक साउंड एंड लाइट शो था, रफी पीर थिएटर में आया था, जब रफी पीर थिएटर फेस्टिवल होता था। इट वाज अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड. And it starts with two balls jumping, red and green. और उन्हीं 2 balls और sticks से, lights की sticks से पूरा evolution है. Till they create a bomb and then he's dancing, this stick character is dancing around the bomb. And all of us, like, घुप अंधेरा था because you need light. And we could feel people breathing heavily. And my sister who's sitting next to me grabbed my hand and held it. They were stick characters. Wow. And we all knew कि फट जाएगा, ये फटेगा, ये what is it? What is he doing? What is he doing? What is he mad? और हमें और वो फटा. जब वो फटा तो हॉल में बैक वक्त आवाज आई. This kind of emotion is difficult to create. It will move you. I'm not saying it doesn't. I mean, look what social media has been able to create for Palestine this time, and for other social issues, environment. And the first of it we saw in Egypt. जब Facebook पे उन्होंने सबने coordinate करके इतना बड़ा चंद साल पहले कितना बड़ा protest कर लिया था, and I think उस वक्त हमने realize किया कि यार ये तो इसका असल काम है. बिल्कुल है, और मैं उसके power से बिल्कुल deny नहीं कर रही. लेकिन मुझे लगता है कि इंसान को करीब से देखने, महसूस करने, एक इन्वायरमेंट में इकट्ठे रहने की जो चाह है, जो उसके सर्वाइवल से जुड़ी है, उसके सबसे करीब थिएटर है शायद. ये बायस भी हो सकता है क्योंकि मैं थिएटर में परफॉर्म करती हूँ. But it's also the oldest form of storytelling. It is. And also कि जब सब कुछ भी नहीं रहेगा, जब वो सैटेलाइट के पंखे टूट जाएंगे ऊपर हवा में, कहीं स्पेस डिब्री में वो चले जाएंगे, मैं तब भी खड़े होके एक दरख्त के नीचे अपनी कहानी सुना सकती हूँ. So a TikTok star is dependent on the internet and broadband. A theater star is dependent on just another person standing in front of them. That's why we are more dangerous than TikTokers. So you've done a lot of plays and a lot of dramas. And you've done a lot of characters that are very different. What motivates you to select a certain character? Depends. Or how do you select a character? Like, what is the thinking that goes behind character selection before you decide कि ये वाला मुझे character play करना है? Yes, I'm in. Okay. ये मैं बहुत अरसे से नहीं कर पाई, to be completely honest, क्योंकि अब जो मुझे काम ऑफर होता है उसमें इसकी गुंजाइश बहुत कम है.
एक तो कुछ कहानियां मोनोटोनस कहानियां हैं, दूसरे एज का फैक्टर है। हमारी एज ग्रुप के लिए कैरेक्टर्स अब बहुत इंटरेस्टिंगली नहीं लिखे जाते, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स नहीं लिखे जाते। खवातीन, हमारी उम्र की खवातीन को जिंदगी की मेन स्ट्रीम का हिस्सा क्योंकि समाज में नहीं समझा जाता, उनको रेफरेंस में देखा जाता है उनकी औलाद के। अगर आप बे औलाद हैं तो आपकी कोई कहानी नहीं हो सकती। अगर आपके बच्चे नहीं हैं, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, अगर आपके घर में कोई दंगे फसाद नहीं हो रहे, अगर आपके यहाँ कोई जेलस बहू नहीं है या आपके यहाँ पागल सास नहीं है, आपकी कोई कहानी नहीं हो सकती। तो आपकी इंडिविजुअल कहानी इस एज ग्रुप की हो ही नहीं सकती। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग इनसाइट। if you notice, you're right, absolutely right. नहीं होती। And this is let's say middle aged and above women who have older kids, for example. Yeah. So that you can create that nonsensical drama, right? Where everybody is against everybody, family feuds. तो ये इनका ये कहना है एक तरह से ड्रामों का कि औरत की या मर्द की एट दिस एज उनकी अपनी कोई चाहत और जिंदगी नहीं होती। अगर है भी, जैसे अभी आजकल एक प्ले बहुत पॉपुलर है, forget its name, लेकिन उसमें भी ये है, और मैंने भी किया है एक ऐसा कैरेक्टर in all honesty, जिसमें the protagonist is the elder woman in the family. Okay. But she's so negative. अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हो सकता है अगर हम उसका कॉम्प्लेक्स एक्सप्लोर करें, क्यों है ऐसी, राइट मतलब इस एज में आके जब इतना कुछ रिजॉल्व हो जाता है जिंदगी में, तो क्यों है ऐसी। बट हम उस तरफ नहीं जाते। उसकी वजह क्या है कि उसकी बैक स्टोरी क्यों नहीं दिखाना चाहेंगे? नॉट इंटरेस्टेड ना, audience is not interested. No, I don't know who's not interested. I think audience would be interested if you want to tell that story. The producers are not interested. Yeah, because I think जो कहानी सुनाने वाले लोग हैं, जो बनाने वाले, जो कहानी में पैसा लगाने वाले लोग हैं, मुझे लगता है उनका जो ट्रस्ट है ऑडियंस में वो जरा कमजोर है। उनको उतना ट्रस्ट नहीं करते, वो नंबर्स को ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। वो ट्रस्ट करते हैं कि अगर आपने कोई क्लिप 30 सेकंड के लिए भी देखा है, 4 सेकंड के लिए भी देखा, 10 सेकंड के लिए भी देखा है, तो वो काउंट तो हो गया ना। तो ऑडियंस को कैसे ट्रस्ट करेंगे अगर ऑडियंस बार बार ये कह रही है कि अगर ये एक तरह का कंटेंट बन रहा है और हम बार बार उसी तरह के कंटेंट को जाके अपने व्यूज देंगे, तो लेट्स से एक प्रोड्यूसर क्यों दूसरे तरीके का कंटेंट बनाएगा? हाउ डज द प्रोड्यूसर जनरेट दैट ट्रस्ट? सिस्टमैटिकली, आई गेस। अगर आप उनको वैरायटी नहीं देंगे तो वो अलग अलग चीज़ें, हालांकि हम देते भी हैं, और वो नहीं उनकी उस तरह की व्यूअरशिप नहीं आती, जो कि सबसे बड़ा प्रोड्यूसर्स का प्रॉब्लम है कि भाई वो नहीं देखते तो हम क्या करें। मेरा ज़रा इस पे टेक ना बहुत ही नॉन बिजनेस लाइक है। मुझे लगता है कि एंटरटेनमेंट का बिजनेस लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ कैन नॉट बी जस्ट बिजनेस। उन लोगों के हाथ में ही नहीं होना चाहिए जिनका ये सिर्फ बिजनेस है। बट एजुकेशन भी सिर्फ बिजनेसमैन के पास है, हेल्थ भी सिर्फ बिजनेस के पास है। आपके मुल्क में ना, दैट्स ट्रू। सो आप आवा ही बिगड़ा हुआ है ना आपका, तो नहीं, बट जैसे अगर मैं बाहर देखूं, फॉर एग्जांपल एंटरटेनमेंट भी इज अ फॉर प्रॉफिट बिजनेस। हाँ, यस, यू हैव NPR फॉर एग्जांपल, नॉन प्रॉफिट रेडियो, ठीक है, वो एक, या PBS है, पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग, जो उनका वो चैनल है बाहर US में, जहाँ पे दीज आर नॉन प्रॉफिट एंटिटीज एंड दे विल क्रिएट कंटेंट दैट इज ऑफ बीट एंड डिफरेंट। कुछ अल्टरनेटिव होता है, या बिजनेस ही इतना बड़ा होता है कि उसमें बहुत अल्टरनेटिव्स क्रिएट करने पड़ते हैं आपको। आप अब इस वक्त भी बॉलीवुड मेन स्ट्रीम इज not thought to be as good as the indie films are. People are going towards smaller films. They're making, even in India, people are making smaller films thanks to Netflix also. They're experimenting with their content. They're making different kind of and content. very racy topics as well. Very racy topics as well. और जो चीज़ें मल्टीप्लेक्सेस के आने से जैसे बहुत फर्क पड़ा है, ये सही है कि मल्टीप्लेक्सेस की वजह से उनका सारा रेवेन्यू अर्बन सेंटर्स में और मिडिल क्लास में, अपर मिडिल क्लास में कॉन्सेंट्रेटेड है, उससे बदल गए ना मौजूआत।
बट उसमें इन्होंने रिस्क लिया. फॉर एग्जाम्पल, नाउ दैट यू मेंशन्ड, एक शो बना था मेड इन हेवन, Amazon पे पब्लिश हुआ था, इंडियन शो था, that looks at major issues that we all know about, but from the lens of a wedding planners, you know, वो बड़े high end wedding planners हैं, वो issues को approach करते हैं through weddings. Yeah. And the fact that they actually made that content to me was a shock. I think it was one of the best shows ever created. अब सवाल ये बनता है, क्या पाकिस्तान में ये बन सकता है? और अगर बनेगा तो चलाएगा कौन? हाँ, मुझे लगता है कि पाकिस्तान में ये चीजें बनाना ज्यादा आसान था. If you ask me honestly, we were doing a lot of very good stuff till the 90s. And that was a repressive time for Pakistan. The 80s were not a great time. No. Till the 2000s, I think we were doing okay. We had, हमारे पास बड़ा अच्छा content था. हम बड़े अच्छे सवाल पूछ रहे थे. हम बहुत अच्छे ज़ावियों से, मुख्तलिफ ज़ावियों से, इनोवेटिव ज़ावियों से किरदारों को, सिचुएशंस को, अपने माशरे को, अपने लोगों को, अपनी तारीख को हम देख रहे थे. जैसे ही ये निरा बिजनेस बन गया, सिर्फ बिजनेस, आप देखें कि एक पूरे माइंडसेट में तब्दीली आई है. कब बना क्योंकि ये अब business? मेरा आई थिंक लेट 2000s. Late 2000s. But I would say that what's interesting is one thing that digital media has brought is this concept of a podcast, where ये तहम्मुल और सब्र से लोग एक दूसरे की बात सुन के लॉन्ग फॉर्म कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं. और इसकी ऑडियंस है. ठीक है, ये टीवी पे नहीं चल सकता, क्योंकि इसकी मोनेटाइजेशन वैल्यू का तरीका एंड ऑल ऑफ द एड्स एंड ऑल ऑफ दैट, लाइक फॉरगेट दैट. बिल्कुल है. ये पहले नहीं था, और ये काफी लोग कर रहे हैं, और एट स्केल कर रहे हैं, और पूरी दुनिया से कर रहे हैं. सो एक तरह से यस, दिस इज एक्चुअली अ प्रीटी गुड थिंग दैट्स हैपनिंग ऑन डिजिटल टुडे. इट इज. मैं बिल्कुल, मुझे अच्छा, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कहते हैं ऑल इज बैड और ऑल इज गुड. मुझे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे भी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी मैं ये इंसिस्ट करती हूँ कि ये आइसोलेशन में तो नहीं एग्जिस्ट कर सकते. आपके पॉडकास्ट की ऑडियंस कौन है ज्यादा? यूर अ नंबर्स गाय, यू नो कि कौन लोग ज्यादा देख रहे हैं, कौन, व्हाट एज ग्रुप इज वाचिंग द पॉडकास्ट? 18 to 30. 18 to 30, राइट. ये अभी भी वो लोग हैं जो जरा सा सोशल मीडिया से के साथ साथ कई लोग हैं, यू नो. अभी वो पुराने कुछ उनके पास पेरेंटिंग भी होगी, स्कूलिंग भी होगी, कुछ सोशल सर्कल्स में भी पुराना तरीका यू नो सोशलाइज करने का शायद राइज रहा हो. हम मेरे लिए सोशल मीडिया एक टूल है. मैं उस पर क्या तलाश करूंगी वो मेरी बाकी सारी जिंदगी डिसाइड करेगी. कितने सवाल पूछने की गुंजाइश थी, कितने सवाल मैंने पूछे, मेरे घर में जनरल कॉन्वर्सेशन क्या थी, मेरे पेरेंट्स क्या देखते थे, व्हाट एंटरटेन देम, मेरे पेयर्स क्या देखते थे, व्हाट वर द क्वेश्चंस हैपनिंग इन स्कूल. जब बाहर मैं अपनी गाड़ी की खिड़की से या मैं अपने घर की खिड़की से या मैं बाहर मोहल्ले में जो चीज़ देखती थी और मैं महसूस करती थी, मुझे उसके बारे में बात करने की कितनी इजाज़त थी, मुझे अपने ख्यालात के इजहार की कितनी आज़ादी थी. मुझे कितनी बार कहा गया कि तुम चुप 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 करो बच्चे, ये बात नहीं पूछते, नहीं तौबा करो, ये बात नहीं पूछते, बस बेटे बस ये ऐसा ही होता है ना. ये सब बातें डिसाइड करेंगी कि मैं सोशल मीडिया पे क्या ढूंढ रही हूँ. सोशल मीडिया पे तो कार्ल सेगन का कॉस्मॉस भी है, ऐसे ही सोशल मीडिया पे ये पॉडकास्ट्स भी हैं, सोशल मीडिया पे ही आइटम नंबर्स भी हैं, सोशल मीडिया पे और भी खुदा जाने क्या क्या है. मगर मैं ऐसे बहुत सारे हजरात को जानती हूँ जिनको कुकिंग का शौक हो गया था कोविड में, बिकॉज वो कुकिंग वो देख रहे थे, क्या कहते हैं उनको, चैनल्स या यूट्यूब चैनल्स देख रहे थे. 70s के बच्चे, माफ कर देना भाई, हम लोगों को 70s के बच्चे हैं, यू नो, वो देख रहे थे. और एक बहुत मेजर सोशल नॉर्म टूटा कि मर्द तो किचन में नहीं जाते, जिन घरों में नहीं जाते,
उनके पास भी करने को कुछ नहीं था, उन्होंने कहा हट यार ये तुम नहीं सही पकाती हो, Yeah. मैं पकाता हूँ मटन 2 प्याजा आज, you know, और वो तफरी बन गई है, you know. Yeah. तो कितनी ही चीजें लोगों ने, मैंने गार्डनिंग सीखी उससे थोड़ी बहुत, जो मुझे आती है, थोड़ी जो मैं करती हूँ. तो डिपेंड करता है कि आपके जहन में क्या सवालात उभरते हैं, और वो आपकी परवरिश और परवरिश आपके के पूरे वो पूरा आपका एनवायरनमेंट डिसाइड करेगा. इसलिए वो बच्चे जिनको सोशल मीडिया पाल रहा है वो बहुत खतरनाक बात है. Right. सोशल मीडिया कांट बी योर गार्डियन, इट कांट बी योर टीचर, इट कैन नॉट बी योर पेरेंट, इट कैन नॉट बी योर नैनी, इट कैन नॉट बी योर ग्रैंडमदर, इट कैन नॉट बी. It will be just one tool in a lot of other tools that your environment must equip you with. But that's about it. छोटी सी बात है, अगर मुझे देखना है कि क्या फ्रूट खाने से शुगर होती है, नहीं ये फ्रूट खाने से मैं शुगर में फ्रूट खा सकती हूँ फॉर एग्जाम्पल, मुझे इसकी सपोर्ट में भी चीजें मिल जाएंगी. और अगर मुझे ढूंढना है कि फ्रूट नहीं खाना चाहिए डायबिटिक इंसान को, उसकी सपोर्ट में मिल जाएंगी. लेकिन एक बेसलाइन नॉलेज होनी चाहिए. बेसलाइन नॉलेज तो जरूरी है ना, कुछ तो बायोलॉजी आनी पड़ेगी ना आपको, कुछ तो. अच्छा, इस सारी इंफॉर्मेशन को भी प्रोसेस करने के लिए, इसको अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए, अपने बेनिफिट में इस्तेमाल करने के लिए, इसको अच्छी तरह समझने के लिए कुछ तो एक बेसलाइन एजुकेशन आपको चाहिए ना. तो इसलिए वो तालीम और परवरिश इज इम्पोर्टेंट. उसके बगैर नहीं, उसके बगैर ये एक ना सिर्फ बेकार बल्कि खतरनाक टूल है. अगर आपके टिकटॉक पे सबसे ज्यादा वो वाली वीडियोस वायरल होती हैं जिसमें वो where you dub the dialogues of something which, and some people are doing them really badly, they're badly shot, कोई aesthetics भी नहीं है, कोई इंटेलिजेंट बात भी नहीं है, बिल्कुल ही तीसरे चौथे जमात के लड़के जिस बात पे हंसते हैं, अगर आप 36, 37, 48, 50 साल की उम्र में भी उसी बात पे हंस रहे हैं और वही आपको एंटरटेन कर रही है, तो ये कितनी खतरनाक बात है. आपके लिए भी खतरनाक है, आपके इन्वायरमेंट के लिए भी खतरनाक है. तो इट कैन नॉट बिकम, जैसे मैं कुछ अर्सा पहले हम मंटो फिल्म की पब्लिसिटी के लिए जब हम जा रहे थे, मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में गए, क्योंकि हमारी उम्मीद ये थी कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में बच्चे हैं उन्हें मंटो ज़रूर देखनी चाहिए. तो बहुत सारी गुफ्तगू हुई और उसमें उन्होंने मुझसे, बच्चों ने सवाल भी पूछे, तो कि टेलीविज़न हमें ये दिखा रहा है, टेलीविज़न हमें वो बता रहा है, टेलीविज़न हमें ये कर. तो मुझे ये एहसास हुआ कि ये बच्चे सिर्फ टेलीविज़न देखते हैं. और उस वक्त मतलब सोशल मीडिया भी अभी उभर ही रहा था. ये सिर्फ टेलीविज़न देखते हैं या सोशल मीडिया देखते हैं? तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा असल में मसला ये है कि आपका सारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिर्फ टेलीविज़न है, सब सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट सिर्फ टेलीविज़न है, और आप एंटरटेनमेंट को अंडरमाइन करते हैं दोस्त. आपको जो चीज़ एंटरटेन करती है वो आपको डिफाइन करती है. अगर आप किसी बंदर को थप्पड़ मार के हंसते हैं, अगर आप किसी कुत्ते को पत्थर मार के आप हंसते हैं, अगर किसी बच्चे के हाथ से केला छीनकर उसको चपेट लगा के भाग जाने में आपको आप फनी समझते हैं. ये तो आपने एक यूट्यूबर का जिक्र कर दिया, ऐसा लगता है मुझे. Really? Oh, I'm sorry, I'm not. There's a YouTube channel that has literally exactly these things. I can imagine. And that is extremely popular. I'm sure it is. I am sure it is because doing exactly the things that you've said. I don't know of this YouTuber. मैं माज़रत चाहती हूँ आपसे. I don't know of this YouTuber. But the point is that this is what is entertaining. At scale, there are people that love this. So you can imagine the degradation. Why don't you do a podcast and host a podcast? Because you, with someone with such vocal views on such diverse topics, you would be the perfect person to actually host and conduct and be in this spot. Not me. I do this as a hobby. You're doing a great job. No, but seriously, because you are so passionate about this topic and this subject, why have you not thought about doing this?
because you would be able to contribute to society in an extremely positive way. And coming back to your point around, I'm unable to select the roles that I want. Oh, yeah, I'm sorry, I didn't even answer that question. I'm unable to select the roles that I want because of this age factor. You can select the topics that you want and talk about whatever it is that is relevant. Yeah. And also because I have done a lot of talk shows when television was a thing. Right. When the first Benazir government came into power, टेलीविजन पे बहुत सारे टॉक शोज शुरू किए गए थे. तो एक होता था हवा के नाम और एक होता था सहर होने को है. These were two. I was in the university, so I used to fly to Islamabad on weekends, Friday evening. Saturday, Sunday में रिकॉर्ड करती थी. Sunday की इवनिंग में वापस कराची आती थी. Monday. Wow, really? अरे I've done a lot of that. Wow. I have done so much of that. University, all through my college. मैं सुबह पहले रेडियो पाकिस्तान जाती थी. I was the first announcer for FM Gold, जब FM start हुआ था. तो वो रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग के अंदर से ही होता था. तो खलील चन्ना साहब, who's now the director, I think, or the GM of Radio Pakistan, कराची, वो करते थे उसको प्रोड्यूस. तो मैं पहले सुबह रेडियो पाकिस्तान जाती थी, यानी फेडरल बी एरिया से पहले मैं बंदर रोड आती थी. बंदर रोड से मैं PCHS आती थी. ये सुबह की मेरी एक्टिविटी थी सारी. और फिर जब FM 100 भी था तो वो उसका दफ्तर मेरे कॉलेज के करीब था. तो मैं पहले वहां से सुबह लाइव बच्चों का प्रोग्राम करती थी. क्विज शो था वो रात को प्रिपेयर करती थी, सुबह वो क्विज शो करती थी, दौड़ के कॉलेज जाती थी. तो कॉलेज में मेरे पास मतलब मेरे को जो दोस्तों का एक ग्रुप था, उसमें मेरी शायद सबसे कम पार्टिसिपेशन होती थी. मैं सबसे कम होती थी वहां. फिर वहां से मैं भाग के शाम को थिएटर की रिहर्सल में पहुंचती थी. तो थिएटर, रेडियो, टीवी, फिल्म, पॉडकास्ट ही बचा है सिर. So what's stopping you? Technicalities, I think. There's no tech. It's the easiest. There's 2 cameras and a mic. I'm just giving excuses. And an audio recorder inside an office. If I can do it, anyone can. And I mean, you definitely can. I'm just giving you excuses. I'm lazy. I'm lazy. No, so coming back to the characters. So you would... Oh, by the way, I did do not podcasts really, but we did this very interesting... यार हम सब अंग्रेजी में बोल रहे हैं. Is that okay? Okay. शायद अंग्रेजी में शुरू हो गया. हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अंग्रेजी में ही है. हाँ. मगर चाह तो ये होती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सुन लें. या खैर, मैंने एक बहुत ही दिलचस्प पॉडकास्ट तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन कॉन्वर्सेशंस का एक पूरा सीरीज की हमने किरण फाउंडेशन, जहाँ मैं वॉलंटियर करती हूँ. लियारी में एक स्कूल है और एक स्कूल सिस्टम, एक आइडियोलॉजी है एजुकेशन की जिसके तहत वो काम करते हैं, विच इज़ द मदर एंड चाइल्ड एजुकेशन सिस्टम. कि बच्चा स्कूल में जब एडमिशन लेता है, माँ भी स्कूल में एडमिशन लेती है. तो हमने वहाँ जो ख़वातीन आई और जिन्होंने वहाँ काम किया, जो उस पूरे आइडियोलॉजी के साथ जुड़ी, उनकी ज़िंदगी में जो तब्दीलियाँ आई, उन्होंने जिस तरह अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाई और वो वहाँ पनपी, वो कहानियाँ हमने की कोविड में, क्योंकि हम कहीं जा नहीं सकते थे. तो रात को हम उनके साथ ये कॉन्वर्सेशंस क्या करते. तो पूरी सीरीज पता नहीं, वो जाहिर है वो लो क्वालिटी है क्योंकि वो जूम पे होता था, और वो उनके अपने चैनल के लिए था. लियारी में अपनी खवातीन के और स्टूडेंट्स के है भी, आई थिंक वो कहीं यूट्यूब पे, लेकिन बिकॉज इट्स रियली लो क्वालिटी क्योंकि जूम पे होता था. सो आई हैव द प्रैक्टिस टू डू इट from television also, but I think I'm just lazy. You guys are doing such a good job. We'll solve that for you. We'll solve that. But now you still need to answer my question. You haven't told me the secret, because it sounds like it's a secret of how you would select such a variety of roles. Because मतलब हर चीज की है, right? तो एक एक्टर के लिए ये एक सवाल होता है ना, बिकॉज एक बड़ा आसान होता है कि एक्टर के लिए कि वो टाइप कास्ट हो जाए. They look a certain way, they act a certain way. ठीक है यार, इनको इसी रोल में फिट कर दो, and they do a great job at that, and they're known for that, and that's fine. Sure. Yeah, that's fine, absolutely. But then there are these actors where you're like, wow. I mean, एक तरफ they did a full clown comedian, suddenly they became this extremely serious hardcore villain, and then they became this aged father, and then they became this hero, like, and they're old
and they were young, and you know, it's how do you select what role to play at different stages of your career? At all stages of my career, what was really important to me was what is the story as a whole saying. कहानी अपने पूरे मुकम्मल शक्ल में क्या कह रही है. मेरा किरदार, मेरी अदाकारी, वो सब कुछ उसका एक छोटा हिस्सा होगा. उस कहानी का पूरा इम्पैक्ट क्या है. तो चाहे वो आहट है, चाहे वो बंदिश है, चाहे वो, क्योंकि बंदिश कह रही हूँ, तपिश, जिसमें जो एक्चुअली मेरा पहला सीरियल था, जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स पे था, जिसमें मेरा एक बहुत छोटा सा किरदार था, जो बाद में फिर नूरुल हुदा शाह ने थोड़ा सा उसको एक्सटेंड किया. साहिरा काज़मी उसकी डायरेक्टर थी, तो उन्होंने कहा कि इस किरदार को थोड़ा और बढ़ा लो. वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स पे था. तपिश वाज ऑन फैमिली प्लानिंग and on the well-being of the family. Sitara and Mehrun Nisa was a completely different kind of story. Different, बल्कि flip characters थे बिल्कुल ही, आहट और सितारा और मेहरुन निसा. मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि किरदार बाद में आता है, पूरी कहानी क्या कह रही है, फिर क्या मैं ये कर चुकी हूँ या नहीं, और जो कुछ मैं कर चुकी हूँ मैं भूल भी चुकी हूँ, मुझे याद नहीं है. तो अगर कर चुकी हैं, नहीं करेंगी दोबारा? नहीं करूंगी, कोशिश करूंगी कि ना करना पड़े. रीजन? बोर हो जाती. अच्छा, बोर हो जाती हूँ. So basically you look at the larger picture कि सबसे पहले तो टोटल ओवरऑल कहानी की स्टोरी क्या है, विद इन दैट इस कैरेक्टर का रोल क्या है, ये कैरेक्टर मैंने पहले प्ले किया है या नहीं. अगर प्ले किया है देन ठीक है, फाइन, मे बी इट्स अ लिटिल बोरिंग, दैट्स फाइन. और अगर नहीं प्ले किया है then how do you break the character down to bring your style to it? How do you do that part? Drama, unless it's, even if it is a monologue, even then, it is a collective craft. A lot of people come into it. पहले तो मैं उसे अपने लिए synthesize करती हूँ कि क्या मैं इसे किस तरह देखती हूँ किरदार को. So wait, let me pause. A lot of people come into it का मतलब in terms of the scriptwriter, the actors, the lighting, directors, producers, the gophers, the boom holders. Everybody. You mean, to me, everybody's part of that performance. Everybody. Including the guy who brings you the tea to keep you up. Absolutely. Because that person's energy contributes to the energy of the set, which is going to affect my performance. Okay, so you're saying that the set energy is key, which a lot of people don't really discuss. Set energy has to be... Yes, your collective energy is extremely important. Sometimes it's a very good script, it's a very good character. Good cast also. Good cast also. But मैं उस environment में नहीं comfortable होती. Who sets the energy for a set? Actually, it can be anybody. Mostly and foremost, it is the director. वो अपने काम को किस तरह अप्रोच करते हैं और वो बाकी के फैक्टर्स को कैसे अप्रोच करते हैं will decide what the environment of the set is. And who can kill the energy of a set? The director. Actor नहीं kill कर सकता. कर सकता है, मगर सबसे ज़्यादा director. क्योंकि अगर director ऐसे actor को काबू कर ले तो फिर it'll be... हर actor अच्छा काम करना चाहता है. हर actor अच्छा काम करना चाहता है, challenging काम करना चाहता है, क्योंकि उसकी इसी कीड़े की वजह से वो एक्टर बना होता है. तो फिर इतने नखरे क्यों होते हैं कुछ एक्टर्स के? हाँ, वो तो अपनी पर्सनल नीड्स भी होती हैं. बाज़ दफ़ा इतनी अटेंशन चाहिए होती है. पानी खुद ले लें जाके. हाँ, ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई? बिल्कुल भी नहीं है. और ज़्यादातर एक्टर्स में नहीं है एक्चुअली. अगर आप हमारे एक्टर्स देखें तो ज़्यादातर एक्टर्स में नहीं है. चंद एक में है, वो बैगेज पीछे का है कुछ. हाँ, उसका ताल्लुक एक्टिंग से नहीं है. उसका ताल्लुक, वो घर में भी शायद ऐसे ही होंगे, या उनकी ये नीड है कि मुझे अटेंशन मिले, या मुझे इस पावर का एहसास दिलाया जाए कि मैं हूँ, मेरी ये पोजीशन है आज जो शायद कल ना हो. हाँ बिल्कुल, मगर देयर ओके विद दैट ना. उनको आज ही उसकी जरूरत है, और वो कल यकीनन नहीं होगी. वो कल यकीनन नहीं होगी, लेकिन उन्हें, और फिर कुछ वाकई कुछ टेक्निकल चीज़ें भी हैं. कुछ किरदार ऐसे हैं जो मांगते हैं आइसोलेशन. एक्सप्लेन दैट. ओके, कुछ
कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होंगे जो जिनमें आपको एक पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड में रहने की ज़रूरत है, आपको नहीं चाहिए ह्यूमन इंटरेक्शन। So, क्या ये मेथड एक्टिंग कहलाएगी? हाँ, मेथड भी हो सकती है, बिल्कुल क्या मेथड एक्टिंग भी है, लेकिन पर्सनालिटी पे भी डिपेंड करता है ना, कि मैं जितने ज़्यादा लोगों से मिलती हूँ मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, मैं फोकस नहीं कर पाती, मेरी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, मैं यार नहीं, मैं थकती हूँ ज़्यादा लोगों से बात करके, मैं आई वॉन्ट टू कीप माई फोकस, आई वॉन्ट तो उस कैरेक्टर के माइंडसेट में रहना चाहती हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द लेट्स से द रिकॉर्डिंग। या मसलन ज़रगुना में जैसे मेरे काफ़ी चीज़ें उसकी मेरे बिल्कुल मिजाज के मुताबिक थी, लेकिन जो उसका गुस्सा है मैं बहुत देर इतनी देर गुस्से में रख नहीं सकती अपने आप को, तो मुझे फिजिकली मैं दूर चली जाती, बकरियों के साथ बैठती थी, सो दैट नोबडी टॉक्स टू मी, ताकि मैं उस पर मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी वो वापस लाने के लिए, वो स्टेट ऑफ माइंड वापस लाने की, एक पूरा सर्ज आता है बॉडी के अंदर, यू नो व्हेन यू वांट टू कॉन्जर अ पर्टिकुलर इमोशन, यू नो, वो बहुत और ये मैं बहुत टेक्निकल बातें में नहीं जाना चाहती, हर एक्टर का अपना मेथड होता है, और वो सब मेथड ठीक है एज लॉन्ग एज द एक्सप्रेशन इज कन्विंसिंग, वो सब ठीक है। इट्स लाइक गोल्फ, एज लॉन्ग एज द बॉल गेट्स देयर, एवरीथिंग इज ओके। और बाकी एक्टर्स भी उसके साथ सब एक्टर्स ये बात समझते हैं, अगर कोई कह देता है ना उस वक्त क्या, तो वो कहते हैं ओके, सब एक्टर्स ये बात समझते हैं। सिर्फ होता क्या है कि हम बहुत लिमिटेशंस के साथ काम कर रहे होते हैं। एक घर में आप शूट कर रहे हैं जिसमें 3 ही कमरे हैं, एक कमरे में 8-9 लोग बैठे हैं, एक कमरे में एक बंदा बैठा है, एक कमरे में एक बंदा बैठा है। प्रॉब्लम वहाँ ज़्यादा होती है, क्योंकि ज़ाहिर है अगर 25 लोगों की कास्ट है तो 25 कमरे तो नहीं पैदा किए जा सकते ना कहीं से। फिर भी कोई इतना हार्ड एंड फास्ट वो नहीं होता, जब कोई ऐसे मौके होते हैं सब लोग आपस में घुल मिल जाते हैं, कमरे भी शेयर हो जाते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। हाँ, अगर कोई बहुत ही इस तरह के मिजाज का है अदाकार के भी मैं बिल्कुल ही नहीं करना चाहता, वो रेयर है, होगा कभी किसी सीन में भी डिपेंड करता है कि मुझे शायद उस तन्हाई की ज़रूरत है, उस फोकस की ज़रूरत है, उस अटेंशन की ज़रूरत, और थकाने वाला काम है, आप थकते हैं, आप लेटना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं, सीन्स के बीच में बहुत लंबा गैप है, अब आप बैठे में 6-6 घंटे बैठे रहते हैं एक्टर्स, 8-8 घंटे बैठे रहते हैं। तो ये भी एक चीज़ है कि हम चाहते हैं कि भाई हम अलग अलग रहें, या हमारे पास अपनी स्पेस हो। फिर दिस टू मच टू हैंडल, कॉस्ट्यूम्स भी हैं, स्क्रिप्ट भी है, फलाना भी है। अब हम लोगों की जनरेशन इज यूज्ड टू डूइंग ऑल दैट, क्योंकि हम तो अपने कपड़े खुद इस्त्री करते थे, हम अपना सामान भी खुद उठा के लाते थे। मैं तो बसों में आती थी, 2 बसें बदल के अपने बैग बना के कॉलेज लेके जाती थी, कॉलेज से पीटीवी पहुंचती थी, पीछे मैं अपने कपड़े खुद इस्त्री करती थी। और कराची की गर्मी ऐसी ही थी जैसे आज। ऐसी ही थी। तो आजकल के जो अदाकार हैं फिर उनमें ये जैसे ठहराव है या कुछ में है? हाँ बिल्कुल है, कुछ में बिल्कुल है, कुछ ज्यादातर में नहीं। उस वक्त भी कुछ ही में था, सब ऐसे नहीं थे। ये जो हमें पास्ट की बीमारी है ना, नॉस्टैल्जिया की, सब बहुत अच्छा था, सब लोग बहुत अच्छे थे, ऐसा नहीं था, सब ऐसा ही था जैसा आज, सब प्लेस बहुत अच्छे थे, ऐसा ही था। अच्छे बुरे लोग थे, अच्छे बुरे एटीट्यूड्स थे, कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड्स थे। जब किसी शख्स का इंतकाल हो जाता है, अच्छा ही याद करते हैं ना, तो बस उस वक्त का वो वक्त इंतकाल कर गया ना, अब आप उसकी अच्छी बातें याद कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं था, हर तरह के रवैये थे। कुछ ऐसे भी लोग थे जो बिल्कुल ही मतलब नहीं अच्छे लोग थे, और नहीं उनके साथ काम करने में मजा आता था। लेकिन आप नहीं, अब आपको याद नहीं रहते, या आप नहीं उनका जिक्र करते, विच इज ऑल्सो राइट, गुजर गया भाई एक वक्त, अब क्यों। तो ऐसा नहीं है। आई थिंक मुझे तो आजकल के एक्टर्स के साथ, बच्चों के साथ, ये जो अब ऑब्वियसली दे यूजुअली प्ले माय चिल्ड्रन, मुझे तो बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। इतनी मजेदार कॉन्वर्सेशंस होती हैं, their perspectives are so interesting, they're watching such interesting stuff। आके सब पूल करते हैं, क्या देखा तुमने, वो देखा तुमने, वो देखा, उसकी परफॉर्मेंस देखी, उसकी एक्टिंग देखी, उसकी आज आप ये बताएं, आपके ज़माने में ये कैसे होता था, आप ये कैसे करते थे, आप लोगों का वो तो मेरी तो बड़ी मज़ेदार कॉन्वर्सेशन, मुझे बहुत मज़ा आता है।
तो मुझे एक आध ही कभी कोई मिला है ऐसा टेढ़ा, बल्कि नहीं मिला कोई मुझे। मैं तो खुश होती हूँ, वेरी लकी, लकी भी, एंड ऑल्सो आई थिंक कि आपके अपने भी रवैयों पे डिपेंड करता है। मुझे अच्छे लगते हैं लोग, मैं जानना चाहती हूँ क्या सोचते हैं। So with these celebrities that you're hanging out with today, do you think they're driven by fame and followers, and or is it still the art of storytelling and the role that they play in that? Because a lot of them also are very active on social media. These exact kids that you talk about who are playing your, sort of your offspring in the dramas, matlab, they are recognized for their social presence as much as for their drama. But are they driven by that, or is it the storytelling and the way you broke it down कि भाई पहले हम story देखते हैं, फिर character देखते हैं, फिर ये देखते हैं, is that still relevant for this younger generation? For some it is, and you can see it in their choices. You can see that they keep, हाँ अब ये थोड़ा सा उनके साथ है, बदकिस्मती है कि उस एज ग्रुप के लिए अलग अलग किरदार नहीं लिखे जा रहे, मोर और लेस एक जैसे किरदार होते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि वो मुख्तलिफ कहानियाँ और अच्छी कहानियाँ चूज़ करना चाहते हैं। सज्जल और यमुना के बारे में तो आप डेफिनेटली कह सकते हैं कि आप देखें उनकी बिल्कुल डाइवर्स कहानियाँ होती हैं। आप हानिया के बारे में भी कह सकते हैं, हालांकि वो एक ही जैसे उसको मासूम सी प्यारी बच्ची बना देते हैं, बट शी इज केपेबल ऑफ बेटर डूइंग मोर कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर्स। जो गुलमीना का इसका कैरेक्टर था, जरगुना की जो बेटी थी, आई थिंक गुलमीना नाम था उसका, हाँ गुलमीना नाम था, वो आप देख सकते हैं कि वो बहुत अच्छी उसकी परफॉर्मेंस थी उसमें। तो अगर आप उसको चैलेंजिंग रोल्स देंगे तो वो भी मेहनत करेगी, उसको लग रहा था कि मेहनत करने की जरूरत है, उसने मेहनत की। तो अगर आप उसको हलवा देते रहेंगे जिसमें उसको पता है कि मैं क्या है इसमें क्या, तो वो भी नहीं करेगी, यू नो। तो इट्स बोथ वेज। आई थिंक कुछ तो बहुत ही हमारे सज्जल इन पर्टिकुलर, एंड आई थिंक यमुना आल्सो, दे आर वेरी वेरी गुड एक्टर्स. If I flip this conversation and take it to the TV channels, right? And so top 3 हैं, सबको पता है GOAR, हम sort of command the top 3. How would you define their difference in the way and the type of content that they show their audiences? अब तो सब एक जैसे ही है, सब एक जैसे हो गए हैं। जब शुरू हुए थे तो फर्क क्या था? तब सबने थोड़ा थोड़ा अपना एक अलग स्टाइल बनाया था, और एक्सपेरिमेंट भी कर रहे थे ना कि हमारी ऑडियंस क्या देखेगी। उस वक्त पुराने लोग भी चल रहे थे कुछ कंटिन्यूटी में, तो वो भी कुछ अपना इनपुट देते थे, कुछ बड़े अच्छे प्लेस बन रहे थे। जियो ज़रा बड़े स्केल के प्लेस करता था, हम टीवी के प्लेस निस्बतन सब तो नहीं, लेकिन हाँ काफ़ी मुख्तलिफ टॉपिक्स पे होते थे, थोड़े से पोर्ट्रेयल कैरेक्टर्स का मुख्तलिफ होता था, अप्रोच उनकी मुख्तलिफ कहानियाँ उठाते थे, थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल भी कभी उठा लेते थे, कभी यू नो दे वुड अप्रोच स्टोरीज डिफरेंटली. ARY वाज आल्सो एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट स्टफ. अब सब जब से नंबर गेम समझ में आ गया है सबको, अच्छा जी ऑब्वियसली इट्स बिजनेस, तो एक दूसरे के कंपटीशन में आई थिंक सब एक जैसे ही हो गए. फिर भी आई फील कि कभी एक आध प्ले यहाँ भी वहाँ भी निकल आते हैं. कोई क्लियर आइडेंटिटी नहीं है किसी, अब तो किसी की भी नहीं है. अब अभी ग्रीन चैनल आया था, डू यू थिंक दैट दे वर कितनी अच्छी आइडेंटिटी बनाई थी जो 6 महीने उनकी प्रोग्रामिंग चली, उसके बाद फिर इफ यू आर अ बिजनेस पर्सन और आपने चैनल बिजनेस के लिए बनाया है, और इस पे भी डिपेंड करता है, अगर आप बिजनेस पर्सन भी हो तब भी आपकी अच्छी हेल्दी एंटरटेनमेंट के साथ कितनी कमिटमेंट है, इससे भी फर्क पड़ता है ना, कि मैं प्रॉफिट तो कमाऊंगा यार, लेकिन मैं साथ अच्छी एंटरटेनमेंट भी जनरेट करूंगा, और मैं रिस्पॉन्सिबली एंटरटेनमेंट जनरेट करूंगा. तो आई थिंक थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कमी है. अब इट्स ओनली बिजनेस, आई विल सेल व्हाट सेल्स. Do you think that a Pakistani Netflix would work? Do you think people would pay for that? The same. It would become the same. Yeah, because it will be numbers again, na? So उसके unique stories नहीं डालेंगे.
ये उस पे यूनिक स्टोरीज नहीं डालेंगे। अगर लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेशक महीने के 50-100 रुपए हों, समथिंग वेरी नॉमिनल। स्पॉटिफाई 300 रुपए लेता है पाकिस्तान में, राइट? सो आई मीन लेट्स से एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाए जहाँ पे जिसके लेट्स से $1 की सब्सक्रिप्शन है 300 रुपए। नेटफ्लिक्स नहीं है फीजिबल, आपको पता है ना पाकिस्तान में, नहीं, लेकिन अगर लोकल नेटफ्लिक्स बना, अगर बन जाए तो शायद, मगर अब तक हमने ये देखा है कि वेल OTT पे काफी अच्छे कुछ जो शॉर्ट फिल्म्स बना रहे हैं लोग, जो चुड़ैल्स आया था OTT पे, या बट दैट्स जी, I mean, but there was a local content that went there to come back here. तो बिल्कुल हो सकता है, बट पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि अनलेस यू चेंज द कंटेंट क्रिएटर्स, जो कंटेंट क्रिएट राइटर्स और प्रोड्यूसर्स की एजुकेशन, प्रोड्यूसर क्या दिखाना चाहता है, उसका कान कितना ग्राउंड पे है असल में। हमारे भाई ये ठीक है, ये जो TRP आती है जहां से भी आती है, मैं अगर ये मीटर्स अलग जगह लगा दूं, क्या ये नंबर्स चेंज हो जाएंगे? मैं ये मीटर्स अगर अपने लियारी की मदर्स के घरों में लगा दूं, दे डोंट लाइक दिस कंटेंट, तो क्या ये नंबर्स बदल जाएंगे? क्या मैं इसे बलूचिस्तान में जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं उनके घरों में लगा दूं, तो क्या ये कंटेंट चेंज हो जाएगा? अगर मैं इसे एबटाबाद में एक स्कूल है बहुत इंटरेस्टिंग, उनका एक बिल्कुल डिफरेंट तरीका है पढ़ाने का, अगर मैं वहाँ उनके घरों में, और कोई एफ्लुएंट लोग नहीं है, दीज आर ऑल मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास पीपल, वर्किंग क्लास पीपल, अगर मैं उनके घरों में लगा दूं तो क्या ये कंटेंट चेंज हो जाएगा? होना चाहिए, लाजमन होगा। आप किसके व्यू, और ये भी एक यार, जब भी कोई चीज प्योरली बिजनेस बन जाती है ना, वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। एंटरटेनमेंट, जैसे मैंने पहले कहा, सिर्फ बिजनेस नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए, एज अ पॉलिसी नहीं होना चाहिए। तो इसमें एक एजुकेशन का कंपोनेंट है। एंटरटेनमेंट आप चाहें या ना चाहें आपको अफेक्ट करती है, तो इन अ वे आप कह सकते हैं कि वो एजुकेशन है, लेकिन वो आपको हर सूरत में अफेक्ट करती है, अच्छाई में भी कर सकती है, बुराई में भी कर सकती है। तो आप जितना अच्छा कंटेंट जनरेट करेंगे, कंस्ट्रक्टिव, ऐसा कंटेंट जो सवाल पूछने में मदद करता है, जो जवाब तलाश करने में मदद देता है, आप जितना ज्यादा ऐसा कंटेंट जनरेट करेंगे, बजाय इसके कि आप उनको कंप्लेसेंट रखें, उनको वो हलवा खिलाते रहें, क्योंकि आपने उनके दांत तो निकाल दिए हैं सारे, अब वो हलवा नम करके खाते रहें, उनका पेट भरता रहे, शुगर रश उनको मिलता रहे, यही चल रहा है, रावी चैन लिखता रहे, यू नो। तो अगर आप ऐसा एंटरटेनमेंट जनरेट करते रहेंगे, इवेंचुअली वो कोमा में चले जाएंगे। जा रही है ऑडियंस धीरे धीरे कोमा में ना। Thank you. No, I think that's a very profound statement to make, because most people don't think that way, especially now, because it is all about the numbers, it's about the followers, it's about the frequency of content that you publish. And if you're not relevant across social mediums, no matter how amazing an actor or performer that you are, you will be forgotten, because someone else will put way more content out there and be top of mind to the audience far more than you. And even if you put out that 1 or 2, let's say, fantastic performances a year, the person who's mediocre, who's putting out far more content every single day, suddenly becomes top of mind. And so the world is evolved. And that's why I feel that digital medium ki wajah se, excellence is no longer just needed. It is excellence plus top of mind recall. Yeah. It's that combination. Yeah. And some of the younger, let's say, performers are doing it really well. Yeah. And they can multitask. They can actually do both things really well. And they can. Yeah. And it is difficult for, let's say, us who are on the older side to try to do that, because we weren't trained to do that. Nor were we raised in an environment where... In fact, we were trained for the opposite. Correct. Focus on one thing at a time. And exactly. And if you do the work right, publicity will come to you. वो दिन गए. Yeah. ठीक है, चीजें तब्दील होती हैं, उन्हें होना भी चाहिए, ये अच्छी बात है कि चीजें तब्दील हो। उसमें कुछ लोग एडजस्ट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ उसे बेहतरी के लिए इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ लोग एडजस्ट करके उसमें बेहतरी लाएंगे, तो आपको डिसाइड करना है कि आपने
कहाँ एफर्ट डालना है, किस आपको किस रवैये में एफर्ट डालना है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट बात है। और वो डिसीजन जो है दैट कम्स फ्रॉम एवरीथिंग अदर देन जस्ट दिस टूल, लाइक आई सेड। Correct. So Very true. Thank you so much for the time. thank you. Best of luck with the next adventure, which is your podcast. We'll talk more about that after this. And thank you all for tuning into Digitale. Stay tuned for more episodes. Like, subscribe, comment. सारे comments में पढ़ता हूँ, feedback लेके उसी basis पे मैं फिर guests को बुलाता हूँ. So keep them coming. Bye bye.